जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जी हाँ बच्चों, बेसिकली सेशन 2022-23 के लिए आपका हिंदी इलेक्टिव का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी 2023 को, उसके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट पेपर के पैटर्न। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो से पहले आपके हिंदी सब्जेक्ट के लिए दो सैंपल पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। ठीक है, ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 है और थर्ड का भी पार्ट नंबर जो 1 है, जिसमें मैंने आपको आपका इस पेपर का जो खंड आ होता है जिसमें 40 एमसीक्यू आपके होते हैं वो मैं करवा चुका हूं। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है जिसमें मैं आपको खंड नंबर बी यानी कि खंड बा जिसमें वर्णात्मक प्रश्न होते हैं क्वेश्चन आंसर वाला, वो आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और ऐसे ही अभी आपके लिए 5 से 6 सैंपल पेपर और भी लाऊंगा जिससे आपकी तैयारी हिंदी के पेपर के लिए बहुत अच्छी हो पाएगी। तो चलिए एक बार पेपर का लुकआउट देखते हैं कैसा रहेगा। तो बोर्ड एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे तो पेपर आपका इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे आपको एक सेट होगा, टोटल 4 में से कोई एक भी, यहाँ पे कुछ भी सीरीज होगी, कोड नंबर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे आपको आपका जो एडमिट कार्ड में रोल नंबर है ना वो लिखना होता है। ठीक है, कुछ नोट होते हैं जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होने वाले, मुद्रित पेज 15-20 कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे 14 रहेंगे। और एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका एग्जाम 10:30 से 1:30 बजे का है। ठीक है, तो ये सीबीएसई ने कहा हुआ है कि 10-15 तक आपको आपका जो पेपर है ऑफिशियली पेपर वो आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा कि 10 बजे तक आपके जो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसके 10 बजे तक क्या होगी कि क्लोजिंग हो जाएगी एंट्री गेट की, तो आप 9:30 बजे तक अपने वहां तक पहुंच जाए। 10-15 मिनट में आप अपना रोल नंबर देख लेंगे और उसके बाद दोस्तों पे मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आ जाती है। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा जल्दी पहुंचे। ओके, टाइमिंग आपके 3 घंटे की होगी, मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल 80 होंगे। और पेपर जैसा कि मैं बता चुका हूँ दो पार्ट में होगा। एक खंड आ रहेगा जिसमें टोटल जो वो 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और खंड वा में आपके वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, एमसीक्यू वाला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जिसको पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है जिसमें आपको वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पे समझाने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले हमारा खंड नंबर आ आया था वास्तविक प्रश्न वाला, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। हम चलते हैं खंड नंबर बा की तरफ। ठीक है, ये रहा हमारा खंड नंबर बा। ठीक है, खंड नंबर बा है यानी कि वर्णात्मक प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि 3 शीर्षक हमें दिए गए हैं, इन तीनों में से हमें किसी एक शीर्षक पर क्या करना है, रचनात्मक लेख लिखना है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इस पेपर में आपको रचनात्मक लेख नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि तकरीबन 100, 200, ठीक है, 500, 1000, सैकड़ों ऐसे विषय हैं जिसपे किसी भी टॉपिक पे आपके लिए रचनात्मक लेख आ सकता है। तो रचनात्मक लेखन की प्रैक्टिस आप सभी को खुद करनी होगी। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि गर्मी की पहली बारिश ये आपका बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, यानी कि सैंपल पेपर में, तो वो मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी इसकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा। मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ लेके चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन 8 में है कि 3-3 मार्क्स के 3 प्रश्न, लेकिन आपको 2 करने हैं। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये है बच्चों कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में रेडियो माध्यम की खूबियां तथा खामियां लिखिए। यानी कि हमें बताना है रेडियो माध्यम की खूबियां यानी कि विशेषताएं क्या हैं, खामियां यानी कि रेडियो माध्यम की कमियां क्या क्या है बच्चों। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले रेडियो माध्यम की खूबियां क्या क्या होती है। तो देखिए आपको क्या करना है, 3 खूबियां लिखनी है और 3 इसकी खामियां लिखनी है, बेसिक सा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली खूबी या फिर सबसे पहली विशेषता कह सकते हैं रेडियो माध्यम की, कि रेडियो के माध्यम से हम ध्वनि, स्वर और शब्द एवं संगीत से क्या कर सकते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, ज्ञान करते हैं। जैसे कि कई बार होता है ना कि कोई संगीत आता है तो हम उससे अपना मनोरंजन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी गाने आजकल हम कॉल लगा के रेडियो पे अपने मनपसंद का गाना भी बजवा सकते हैं एक टाइम पीरियड पे। ठीक है, कुछ डिबेट होता है तो हम उसका ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो में सुनने की उन्मुक्तता यानी कि स्वतंत्रता होती है, यानी कि जहां तक रेडियो की वॉइस पहुंच रही है किसी पे ये नहीं है कि तुम नहीं सुन सकते, सभी उसको सुन सकते हैं। ठीक है, बाकी माध्यम से ये सस्ता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो रेडियो वाला बाजा होता है ना, बाजा जिसे देसी लैंग्वेज में बाजा बोलते हैं, वो 500-600 रुपए तक का आ जाता है। 20 से 30 रुपए के उसमें डालने वाले सेल आ जाते हैं, बस बन गया भाई 500 रुपए तक में आपका अच्छा रेडियो जनसंचार माध्यम। ठीक है ना, बहुत अच्छा है ये भाई। उसके बाद में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है और अनपढ़ है, लिख भी नहीं सकते, और जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनके दोनों के लिए ही ये अच्छा है, दोनों इसका आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, दूर दराज कोई कार्यक्रम हो रहा है जैसे कि क्रिकेट मैच का प्रसारण हो रहा है, तो आप यहाँ पे ऑडियो के जरिए लाइव प्रसारण उसका सुन सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, तो यह है रेडियो माध्यम की खूबियां, कोई 3 लिखनी है। खामियां क्या है भाई इसकी, खामियां इसकी ये है,
सबसे पहली तो कि एक रेखीय माध्यम की तरह ये पीछे नहीं लौट सकता, यानी कि जिस तरीके से इंटरनेट वगैरह होता है तो उसमें हम अपने अनुसार किसी भी चीज को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन इसमें रेडियो में जो बात एक बार बोल दी गई वो आपको दोबारा सुनाई नहीं दे सकती, ठीक है। दूसरा, कई बार ये होता है कि रेडियो में कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ बुलेटिन होते हैं समाचार वगैरह की, जो एक टाइम पीरियड में स्टार्ट होते हैं, उसकी बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमें कुछ कार्यक्रमों को सुनना है जो एक खास टाइम पे ही आते हैं, ठीक है। कुछ बुलेटिन आता है समाचार का तो हमें उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये चीजें हैं। रेडियो जो है ना वो एक ऐसा माध्यम है जिसे लंबे कार्यक्रम आप नहीं सुन सकते। क्यों भाई? क्योंकि आपको ये लगेगा यार बंदा बोल ही तो रहा है, क्यों सुनेंगे हम? अरे जाओ, नहीं सुनते। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको टेक्स्ट के माध्यम से लिखा हुआ भी समझा रहा हूँ, तो आपका इंटरेक्ट बना हुआ है। मान लेते कि अगर ये पूरी स्क्रीन ब्लैंक होती है और मैं आपको बस बोलता जाता तो आपको अच्छा लगता? नहीं लगता। यही चीज है, ठीक है। रेडियो माध्यम में बोलचाल की भाषा का प्रयोग, भाषा के विस्तार का विकास एवं संभावना नहीं रहती है। मतलब क्या होता है? मतलब देखो, रेडियो की भाषा जो होती है उसमें नॉर्मली बोलचाल की भाषा यूज की जाती है ताकि अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। इसीलिए जो ऑफिशियल भाषा होती है उसका विकास नहीं हो पाता, ठीक है। इस माध्यम में जो सुनने वाले होते हैं उनको आप बांध के नहीं रह सकते, ये सारी चीजें। तो 3 को लिख देनी है, 3-3। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ 8 में दूसरा वाला है कि नाटक में, ठीक है, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? क्योंकि जो नाटक होते हैं इसमें स्वीकार क्या है और अस्वीकार की जो अवधारणा होती है इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो कहानी लेखन, एक सेकंड, नाटक ये रहा। नाटक में स्वीकार के स्थान पे अस्वीकार का अधिक महत्व होता है। कैसे? देखो, नाटक में स्वीकार तत्व के आने से यह अधिक सशक्त हो जाता है। नाटक में जब दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान, टकराव पैदा होना स्वाभाविक होता है। यानी कि देखो, नाटक में स्वीकार तत्व सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जब कोई दो चरित्र यानी कि दो जो रंगमंच करने वाले बंदे होते हैं ना, जैसे राम रावण है, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है, टकराव पैदा होता है, ठीक है। एक धर्म की बात करता है, एक अधर्म की बात होता है, तो यानी कि इस चीज को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया, ठीक है। वहीं अस्वीकारिता का क्या है? नाटक रंगमंच में हमेशा यथा स्थिति अस्वीकार है। यथा स्थिति का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति जो वर्तमान के लिए सही नहीं है, जैसे वर्तमान स्थिति के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध, अस्वीकार आदि जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश के कारण ही नाटक सशक्त बनता है। यानी कि देखो, नाटक कोई भी जो है वो सशक्त यानी कि मजबूत और लोगों को प्रिय कब लगता है? जब वर्तमान की स्थिति के बारे में उसमें पूरी बातें कही जाए। इसी वजह से हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है, ठीक है। जो मेनली ऐसे लोग होते हैं जो प्रेजेंट की बात को ज्यादा मायने नहीं रखते। जब कभी भी विचार के बारे में, व्यवस्था के बारे में, तात्कालिक समस्या के बारे में बात उठती है तो नाटक में सहज इसे स्वीकार कर लिया जाता है। इसीलिए सशक्त माध्यम के रूप में नाटक आकर्षित नहीं बनता और नाटक को आप किसी धारावाहिक के रूप में भी नहीं दिखा सकते। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि कहानी लेखन में द्वंद्व और संवाद का क्या योगदान है? यानी कि जब कहानी लिखी जाती है तो उसमें द्वंद्व यानी कि आपस में एक दूसरे से बात करना और संवाद यानी कि एक दूसरे की बातों को हटाना, लिखना इस तरीके से, तो इसका क्या योगदान होता है बेसिकली? तो पहले हम बात करते हैं कहानी में द्वंद्व के बारे में। याद रखो बच्चों कि द्वंद्व अलग से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और संवाद का भी अलग से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों इस तरीके से समझाऊंगा कि 3-3 मार्क्स में अगर एक ही करके अलग से पूछा जाए तो आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। पहले हम बात करेंगे द्वंद्व की। कहानी में द्वंद्व का होना बहुत ही एक आवश्यक तत्व माना जाता है, क्योंकि द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है और कहानी में रोचकता बनाए रखते हैं। यानी कि कथा कहने वाला जो बंदा होता है, द्वंद्व ही उसे आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय ये होता है कि ऐसी परिस्थितियों के रास्ते में अनेक बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक को पूरा करना। यानी कि देखो, द्वंद्व का मतलब सिंपल सा क्या है, इसके तत्व से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई कभार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब कहानी के पूरा होने में कई बाधाएं आती हैं, तो उन सभी बाधाओं को समाप्त करते हुए कथानक को कहानी पूरी कहने में ये मदद करता है द्वंद्व, ठीक है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए और कहानी द्वंद्व के कारण ही पूर्ण हो पाए। संवाद का क्या विशेष महत्व है? तो कहानी में संवाद का विशेष महत्व है क्योंकि संवाद ही कहानी को और पात्र को स्थापित एवं विकसित करते हैं। यानी कि देखो, जब तक पात्रों के बीच में, जैसे कि राम रावण है, ठीक है, इनके बीच में जब तक संवाद नहीं होगा,
राम हनुमान है, ठीक है, रावण भीषण है, रावण उसकी सेना। जब इसके बीच में संवाद नहीं होगा तब तक कहानी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो संवाद ही क्या करते हैं, कहानी को गति देते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार दिखा नहीं सकते उसे संवादों के माध्यम से सामने लाते हैं। यानी कि कई बार जो होता है, जैसे कि अभी नाटक किया जाए तो ये कहा जाए कि राम जी ने जो है पुल बनाया समुद्र पे बहुत ही योजन दूर तक का, तो क्या उसे नाटक में दिखाया जा सकता? नहीं। तो इस बात को क्या करते हैं, उस संवाद की बातों के माध्यम से लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है, संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हैं, है ना। जैसे राम रावण का जो पात्र होता है उसके अकॉर्डिंग ही स्वभाव देखा जाता है। जैसे कि राम का है तो एकदम विनम्र स्वभाव रहेगा, ठीक है ना, स्वभाव कैसा रहेगा, विनम्र रहेगा। वही रावण का है तो कैसा रहेगा, थोड़ा क्रूरता वाला रहेगा। ये चीजें आ जाती है, ठीक है भाई। नाटक में संवाद और द्वंद्व का ये महत्व है। तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ गया अच्छे तरीके से। इनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। आई होप अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें आपके अव्यक्त माध्यम वाले फिर से 2 क्वेश्चन। कौन कौन से? पहला प्रश्न हमारे सामने ये, आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर देने, इसमें कोई चॉइस नहीं है। प्रश्न ये है कि पत्रकारीय लेखन तथा सृजनात्मक लेखन में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि एक है पत्रकारीय लेखन, ठीक है, और एक है सृजनात्मक लेखन। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये बताना। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, ज्यादा सिंपल सा है। पत्रकारीय लेखन जो है इसका संबंध होता है समसामयिक और वास्तविक घटनाओं से, यानी कि वर्तमान में जो एक्चुअली टाइम पे घटना घट रही है उस मुद्दे को बोलते हैं पत्रकारीय लेखन। यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है, पत्रकारीय लेखन। ओके। अब सृजनात्मक लेखन क्या होता है, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं कि पत्रकारीय लेखन में ना जो लिखने वाला पत्रकार होता है उसकी कल्पना का उसे स्थान नहीं मिलता, ठीक है, उस पर शब्दों के लेखन का बंधन होता है। देखिए सृजनात्मक लेखन में क्या होता है, इसमें जो लिखने वाला बंदा होगा उसकी कल्पना को भी स्थान दिया जाता है, उसकी बातों को भी रखा जाता है, साथ ही लेखक पर बंधन नहीं होता, उसे कुछ छूट दी जाती है। लेकिन जो समाचार लिख रहा होगा, पत्रकार जो होगा ना, उसमें बंधन ज्यादा लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें यहाँ पे आ जाती है, सिंपल सिंपल, ठीक है। फिर खा है कि भाई कविता लेखन में बिंब और छंद का क्या महत्व होता है, ठीक है, कविता लेखन में बिंब और छंद का क्या महत्व होता है, आइए समझते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि छंद बेसिकली होते क्या है। तो छंद जो है ये जो हमारे वर्ण होते हैं, जैसे कि आ से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक, मात्राएं ए ई ओ आई ओ यू, इस तरीके से। नहीं नहीं, ये तो वो स्वर बोल होता है, जैसे ई उ, उ, ये क्या है, ये स्वर व्यंजन वाली बात आती है, काखा का वाली, उसमें कुछ मात्राएं होती है, जैसे छोटी की, बड़ी की, छोटू की, बड़ी की। तो ये मात्राएं, ठीक है, यति गति लय वगैरह जब ये संगठित हो जाते हैं तब ये छंद कहलाते हैं, और यही छंद कविता को कविता का रूप देते हैं। एक्चुअल में जब कविता कविता बनती है ना तो वो छंद के माध्यम से ही बनती है, ठीक। ये छंद का महत्व है। बाहरी संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित होती है, यानी कि बाहर के लिए व्यक्ति के मन में जो संवेदनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो उसके मन पर हमें देखने को मिलती हैं। और छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह निर्वाह असंभव। जैसे कि हम किसी कविता को गाना चाहते हैं, ठीक है, हमारे सामने कोई व्यक्ति, हम उसको अपनी कविता सुनाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे मन के अंदर जो बातें उठ रही होंगी ना, जो हमारे अंदर का आंतरिक लय होगा, जब तक वो सही नहीं होगा तब तक आप किसी कविता को छंद के माध्यम से नहीं गा सकते हो। कविता की भाषा, बिंब, छंद, संरचना, ये सभी परिवेश के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसीलिए इसके अनुसार ही भाषा, बिंब, छंद और चयन किया जाता है, ठीक है ना। इनकी कविता जो है वो मेनली इन सभी पार्ट के आसपास रहती है, इसीलिए कविता में इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से चयन किया जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो 13 मिनट में हमने अपने अव्यक्त माध्यम वाले हर एक क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें तीन दो मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, लेकिन आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे सामने प्रश्न है कविता वाला कि मैं जानहु निज नाथ स्वभाव, ठीक है ना, मैं जानता हूं अपने प्रिय नाथ के स्वभाव को। तो इस पंक्ति में भरत जी जो हैं वो राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राम के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया गया। कौन कौन सी विशेषताएं हैं भाई? टोटली यहाँ पे 4 विशेषताएं, ठीक है। कौन सी? सबसे पहली, बड़े भाई भ्राता राम। भरत जी ऐसे कहते हैं कि मेरे बड़े भाई भ्राता श्री राम अति दयालु हैं और अति स्नेही वाले व्यक्ति, यानी कि जो हमेशा मुझसे प्रेम करते हैं। उन्होंने बचपन से ही अपने भरत को हमेशा चारों भाइयों, तीनों भाइयों में से ज्यादा प्रेम किसे दिया है? भरत को ही दिया, ठीक है।
भरत राम के प्रिय अनुज थे, उन्होंने हमेशा भरत के हित के लिए कार्य किया, कभी भी भरत के अहित के बारे में नहीं सोचा। भ्राता श्री राम जब खेल खेल रहे होते हैं भरत और अपने सभी भाइयों के साथ में, तो जब उन्हें ये लगता है कि भरत हार जाएगा, तो वो अपने भ्राता छोटे अनुज को जिताने के लिए जानबूझकर खेल में हार जाते थे, क्योंकि वो अपने भरत को सदैव प्रसन्न रखना चाहते थे। ठीक है, भरत जो है, ठीक है, यानी कि भ्राता राम जी जो है, वो अपराधी पर क्रोध नहीं करते, बल्कि वो उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। कोई अपराध कर देते हैं तो उसे क्रोध नहीं करते, यानी कि वो अच्छे स्वभाव के अति दयालु स्नेही व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को उसकी गलती पर क्रोध नहीं करते, उन्हें सुधार देते हैं, सुधारने का मार्ग बताते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ विशेषताएं किसकी, प्रभु श्री राम के बारे में, जो भ्राता किसने बताई है, भरत ने बताई। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यह दीप अकेला कविता में यह मधु है डैश तक निर्भया। पंक्तियों के आधार पे बताइए कि मधु, गोरस, अंकुर की क्या विशेषता है। यानी कि यह दीप अकेला कविता में ये जो वर्ड है मधु, गोरस और अंकुर, इसकी क्या क्या विशेषता है यहाँ पे। आइए विशेषता को समझते हैं। यह दीप अकेला कविता में कवि के अनुसार मधु जो है वो एक शहद की विशेषता को बताता है। अब जैसे मधु यानी कि शहद है, तो इसको बनने के लिए एक लंबा समय लगता है और ये धीरे धीरे स्वयं ही उस टोकरे में एकत्र हो जाता है और उसके बाद जाकर हम इसे निकाल सकते हैं, ये हमें मिल जाता है। तो ये क्या है, ये मधु की विशेषता बताता है। दूसरा आता है गौरस। बेसिकली हमें जीवन के रूप में विद्यमान कामधेनु गाय जो होती है उससे ये गोरस प्राप्त होता है। यह अमृत के समान एक दूध होता है। ठीक है ना, कामधेनु का जो दूध होता है वो अमृत के समान होता है, इसीलिए इसे गौरस कहा गया है। इसका पान जो देव पुत्र हैं वो क्या करते हैं, और सनातन धर्म में गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर के रूप में देखा गया है। ठीक है, फिर आती है अंकुर की बात। तो कवि के अनुसार अंकुर जो है ये एक नई पीढ़ी का पर्याय, यानी कि अंकुर जो है ये नई पीढ़ी के आने की सूचना का संकेत है। यह भूमि में अपने कोमल पत्तों को भेद कर बाहर निकल जाता है। कौन, जैसे बीज है, जैसे चना वगैरह कोई भी बीज है, जब उसे धरती में डालते हैं तो क्या होता है, वो पहले तो जड़ें उसे ही फैलती है और फिर कोमल कोमल पत्तों से वो धरती की परत जो होती है उससे बाहर निकलता है। ये सूर्य से भी नहीं डरता, ये ठंडी से, ये गर्मी से, किसी चीज से नहीं डरता, ये इसका सामना करता है। और ठीक इसी तरीके से अंकुर है जो मानव को, यानी कि अंकुर अंकुर होना है, मानव को क्या करता है, उसको प्रेरणा दे रहा है बेसिकली एक तरह से, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन कि, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन है, उड़ते खग और बरसती आंखों के बादल, इसमें क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है, कार्नेलिया के गीत के आधार पर बताइए। ठीक है, तो उड़ते हुए खग, बरसती आंखों के बादल, इसमें कौन सा विशेष अर्थ हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें बताना है कार्नेलिया गीत के आधार पर। ठीक है, तो आइए समझते हैं। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, उड़ते खग का यहाँ पे जो अर्थ है वो प्रवासियों से, पक्षियों से और जो बाहरी व्यक्ति हैं जो भारत के निवासी नहीं है उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पर उनका अस्तित्व और उनकी संस्कृति सुरक्षित है। कहाँ पे, भारत में। यहाँ उन्हें घर परिवार जैसा अपनत्व मिलता है, उन्हें आश्रय मिलता है। जो व्यक्ति दूसरे कंट्री से भारत में रहने के लिए आते हैं, दूसरे पक्षी भारत में आते हैं, जो प्रवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनके लिए हमेशा एकदम जैसे ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर में रह रहे हैं, उनके साथ में घर जैसा व्यवहार किया जाता है, अपनत्व जैसा अपनत्व मिलता है उन्हें, जैसे लगता है कि सभी अपने हैं, भाईचारे की भावना देखने को मिलती है। ठीक है, बरसती आंखों के बादल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग दूसरे के दुख दर्द को अपना समझकर उनका सहारा बनते हैं। इस देश में प्रेम व करुणा सर्वव्याप्त है, यानी कि जो लोग भारत में आते हैं और उन्हें किसी प्रकार का दुख होता है तो भारत के नागरिक उसके दुख को अपना दुख समझते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे भारतीय नागरिकों में प्रेम व करुणा देखी जा सकती है ज्यादातर। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलिए अब आगे देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है, ओके वेल, ये तो हमारे क्वेश्चन तो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो क्वेश्चन ना वो आएगा सप्रसंग व्याख्या वाला। ठीक है, तो हमें किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या देनी है और ये प्रश्न है बच्चों, हिमालय किधर है, इसके संबंध में। ठीक है, तो हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैं पहली बार जाना हिमालय किधर है। अब इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, एक ये भी है, ये वाला मैं बाद में पढ़ के आपको बताऊंगा, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा भी चुका हूं। ठीक है ना, तो देखिए सप्रसंग व्याख्या लिखने के ना टोटल 4 मूल मंत्र होते हैं। ठीक है,
नॉर्मली क्या करना है आपको, आपकी सेक्शन व्याख्या का जिसको भी आप करेंगे, शुरुआत के 2 से 3 वर्ड और आखिरी के 2 से 3 वर्ड लिख के बीच में आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना, ठीक है? या फिर आप जो है ना वो डॉट 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 ये भी लिख सकते हैं, मैटर नहीं करता, ठीक है? कुछ भी कर सकते हैं। 4 मेन पॉइंट में बच्चों सबसे पहले आता है संदर्भ। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है कि पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं और लेखक कौन। तो कहाँ से ली गई है? काव्य अंतरा की दिशा से अवतरित है, ठीक है? प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के काव्य दिशा से अवतरित है। इसके कवि कौन है? केदारनाथ सिंह जी है। अब दूसरा पार्ट आता है बच्चों हमारा प्रसंग का। इस प्रसंग में क्या बताया गया है? तो यहाँ कवि ने बालक तथा हिमालय के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति का अपना एक यथार्थ होता है, ठीक है? यानी कि प्रसंग में हमें ये बताना है कि उसमें बताया क्या हुआ, एक छोटी सी बात। और तीसरे में आप सभी को पता ही है हमें क्या कर देनी है, व्याख्या कर देनी है, ठीक है? अब व्याख्या में हम लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे कि कवि जो है वो विद्यालय जाता है और विद्यालय के छात्र से प्रश्न पूछता है कि बच्चों ये बताओ कि हिमालय किस तरफ स्थित है। वो छात्र ना स्कूल में पतंग उड़ा रहा होता है, तो बच्चे ने बताया, अरे अंकल जी देखो जहां जाना मेरी पतंग भागी जा रही है ना, आप ये समझ लो कि हिमालय उधर ही है। जब लेखक ने ये सुना तो लेखक हैरान हो गया। उसने कहा, वो उसने जो बालक था उसने उसके बचपन के टाइप में, जैसे बालक का मन होता है जिस तरीके से बालक सुलभ जैसा, तो उसने जो उत्तर दिया, कवि को ऐसा इससे इससे ये प्रतीत हुआ कि हर एक व्यक्ति चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपना अपना एक यथार्थ होता है हर एक व्यक्ति हर एक वस्तु के प्रति, ठीक है ना? जैसा बच्चे ने दुनिया की हर चीजों को अपने ढंग से देखता है, वो कहता है जहां मेरी पतंग जा रही है उधर ही हिमालय है, एक्चुअल में हिमालय तो कहीं और है। तो इससे लेखक को ये पता चल गया कि भाई हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक नजरिया होता है, ठीक है? उनका केवल अपनी छोटी सी दुनिया, अपनी रुचि और आनंद से सरोकार होता है। डस नॉट मैटर कि कुछ भी देश में होता है, उनकी जो रुचि है, उनका जो आनंद है, उनकी छोटी सी दुनिया में वो खुश रहते हैं, ठीक है? कवि को यह अनुभव हुआ कि नवीन और बहुत प्रभावी प्रतीत होता है कि जो बात आज मैंने यहाँ पे सीखी, ठीक है? और चौथे पार्ट में क्या लिखेंगे? इसमें विशेष क्या है, ठीक है? चौथे पार्ट में विशेष क्या क्या है? तो विशेष है भाई इसमें सबसे पहले सरल एवं सहज जो भाषा है इसका उपयोग किया गया है, ठीक है? कवि ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है। पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुक्त छंद है, चित्रात्मक है, गुण प्रसाद है, रस अद्भुत है, ये कुछ बातें हैं, ठीक है ना? तो सैप्रसंग व्याख्या के लिए आपको टोटल से ये 4 बातें याद रखनी होगी, ठीक है? अब एक और 100% व्याख्या आपकी यहाँ पे दी हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ। बहुत दिनानी को अवधि आस पास परे, खरे अरवनि भरे हैं उठ जानी को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत दीदे सनामान को, झूठी बत्यानी पत्यानी ते उदासी हने के, अवना घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण चाह चले चलन यह संदेशो ले सुजान को। बेसिकली कवि घनानंद जी यहाँ पे अपने अंतिम क्षणों की बात कर रहे हैं, तो उसी को हम देख लेते हैं। वैसे समझाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, तो वही करेंगे, एक दो वर्ड पहले के एक दो वर्ड बाद के। संदर्भ क्या कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कक्षा 12 की हिंदी किताब की जो अंतरा है ना, इसके काव्य से अवतरित है, जिसके काव्य जो कवित है, सवैया जो है उसके अवतरित है। कवि कौन है इसके? घनानंद है। प्रसंग में क्या कहा गया है इसमें जो है ना, घनानंद ये कहते हैं कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस शरीर से, अब इस संसार से विदा होने से पहले अपनी प्रेमिका सुजान के बस दर्शन कर लूं एक बार, ठीक है? अब कवि घनानंद व्याख्या में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बहुत समय बीत गया है, लेकिन मेरी प्रेमिका सुजान अभी भी मुझसे मिलने नहीं आई है। अब मेरे प्राण बस निकलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। मेरी दशा इतनी ज्यादा है कि जब मैंने संदेश भेजा अपनी प्रेमिका को, तो भी वो उन संदेशों को संभाल रख तो लेती, लेकिन वापस नहीं आती है, ठीक है? मुझे कुछ मिलने नहीं आती है, मुझे संदेश भेजती तक नहीं है, ठीक है? उसकी झूठी बातों पर विश्वास करके कवि घनानंद उदास हो रहे होते हैं। कवि घनानंद कहते हैं कि उपचार करने वाले जो बादल होते थे प्रेमिका रूप में, ठीक है ना, सुजान के रूप में, वो अब नहीं गिर रहे हैं, अर्थात जिसको देखकर उसकी बीमारी दूर हो सकती थी वो अपनी प्रीतिमा को, वो सुजान अब आती ही नहीं है। और अब घनानंद के प्राण अंतिम आ चुके हैं, वो निकलने ही वाले हैं, बस इस आस में अटके हुए हैं कि बस एक बार अपनी प्रेमिका का दर्शन कर ले तभी निकलेंगे, ठीक है ना? ये बातें हैं। काव्यगत विशेषताएं क्या है भाई? तो कवि के हृदय की व्याकुलता को उसके वियोग का सजीव चित्रण किया गया, ठीक है? कवि अपनी प्रेमिका के वियोग में मरने की स्थिति तक पहुंच चुका है, उस बात को बताया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर उपयोग है। कवित्व, छंद, वियोग और श्रृंगार रस, मुहावरे, इन सभी का प्रयोग देखने को मिलता है। कहीं कहीं दे दे पुनरुक्ति में प्रकाश अलंकार है। गिरित घनन कही के पयान प्राण चाह चलन, सभी में अनुप्रास और श्लेष अलंकार में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। अब 12 में बेसिकली आपके चैप्टर से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं टोटल, ठीक है। आइए समझते हैं। 2 करने हैं आपको, 2-2 मार्क्स के। अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वह आपके ही नारे, वो आपके ही नहीं बल्कि हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने कि आपके लिए। इस कथन के आधार पे गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए अराफत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस कथन से हमें यह पता चलता है कि गांधी जी केवल भारत के ही नेता नहीं थे, भारत के ही नेता नहीं थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के नेता थे जो अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति वाली कहानी हो या फिर अन्य कोई भी कहानी। गांधी जी को सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति भी थी। वे फिलिस्तीन की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। वे वसुदैव कुटुंबकम इसके भावना में विश्वास रखते थे, यानी कि सभी मिलकर एक साथ रहें। वे अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण ही समस्त विश्व में लोकप्रियता प्राप्त कर पाए थे, यानी कि वो सभी को एक साथ मिलकर वसुदैव कुटुंबकम नामक इसमें बांधना चाहते थे। बेसिकली सभी को एक साथ मिलाकर और विकसित करना चाहते थे, ठीक है। तो इसी बात से फिलिस्तीन अन्य जो कंट्रीज हैं वो इन्हें अपना आदरणीय रूप मानते हैं, ठीक है। तो ये गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता है। ओके, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि पहचान लघु कथा का प्रतिपाद्य लिखिए। तो पहचान लघु कथा क्या हमें बताती है वो हमें बताना, ठीक है। पहचान लघु कथा का प्रतिपाद्य इस तरीके से है कि इस कथा में राजा को बाहरी, गूंगी और अंधी प्रजा, राजा बाहरी नहीं, बेसिकली जो बहरी होते हैं जो कान से सुन नहीं सकते, तो पहचान कथा में जो राजा होता है, इस राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, ठीक है, जो कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे उसकी बस आज्ञा का पालन करती रहे, ठीक है। कहानी में ये जो यथार्थ है राजा वाला, इसी यथार्थ की पहचान कराई गई है। क्या कराई गई है कि प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी संसाधनों पर अपनी पकड़ बना रखा था, ठीक है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता था और उन्हें भुलावे में रखता था। यही राजा की सफलता थी। और आज के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी यही करते हैं, ठीक है। जनता को क्या करते हैं, अंधा गूंगा और बहरा समझते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल की जनता ऐसी नहीं है। वो अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी गलत करेगा ना, तो उसे उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है, प्रोटेस्ट होता है उसके खिलाफ में, ठीक है। ये पहले की बात है कि पहचान लघुकथा के आधार पर जो मैं बताना था, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरी पर टिप्पणी की है? लेखक ने बहुत सारी मानवीय कमजोरी पर टिप्पणी की है। देखो, केवल जी रहा है, जब हम इस बात की शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई बंदा, कोई भी चीज मजबूरी में जी रही है। लेकिन भाई कुटज जो है वो तो उसके साथ तो ऐसा नहीं है। कुटज तो अपनी दृढ़ शक्ति से जी रहा है। वो केवल जी ही नहीं रहा है, बल्कि शान से और एकदम स्वाभिमान से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। अब इसके माध्यम से लेखक जो वो ये कहना चाहता है, इस प्रश्न से लेखक ने मानव स्वभाव की कमजोरियों पर प्रकाश डाला है। जैसे कि बहुत से जो लोग हैं वो जीना है केवल इसीलिए विवशपूर्वक जीते, यानी कि वो ये कहते हैं कि हमारा जीवन तो हम मतलब कि हम जन्म तो ले ही चुके हैं, तो मरने तक हमें जीना तो है, तो चले जी लेते हैं कैसे भी करके, ठीक है। उनमें क्या होती है, जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा शक्ति की कमी होती है। ऐसे में लोगों में संघर्ष का अभाव होता है, बस जो मिल गया बस उसी में संतोष। तो केवल जी रहा है माध्यम से लेखक जो है वो लोगों को एक संदेश दे देना चाहता है कि अपने अंदर जिजीविषा लेके आओ, अपने अंदर जीने की इच्छा लेकर आओ, और जीने की इच्छा के साथ में नई नई योग्यताएं, नई नई गुण, सकारात्मक भाव, इन सभी को अपने जीवन में उतारो, ठीक है ना। परिस्थितियां आती हैं तो उससे टकराओ, उनको दूर करो और अपना विकास करो, ये यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है भाई। आसान तरीके से आपको समझ में आ गया, अच्छे तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिया। ओके बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। इसमें गद्यांश दिया गया है, हमें इसकी शैक्षिक व्याख्या करनी है, 6 मार्क्स की, एक ही आएगा। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव में सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजड़ गए थे। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल्ड फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का भी निर्माण हुआ था। यानी कि ये हमें किसके बारे में बता रही है, जो पर्यावरण है ना उजड़ रहा है एक तरीके से,
उसके बारे में। ठीक है, तो वही करेंगे, 3 से 4 शब्द पहले के, 3 से 4 शब्द बाद के। तो किंतु को भी प्रवेश एंड डैश 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 में इसका निर्माण होगा। ठीक है, अब संदर्भ प्रसंग वही सारी बातें फिर से आ जाती हैं। तो पहले हम लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में क्या है बच्चों कि उपरोक्त विवरण कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के पाठ जहां कोई वापसी नहीं इसके आधार पर लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? निर्माण वर्मा? नहीं नहीं नहीं, नाम गलत लिखा है भाई, नाम है निर्मल वर्मा। क्या है बच्चों? निर्मल वर्मा नाम है। अब ये तो हो गया संदर्भ। अब आता है प्रसंग। तो यहां पर लेखक ने विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उत्पन्न विस्थापन पर विचार किया है। अब आइए व्याख्या में क्या लिखेंगे, तो व्याख्या एकदम छोटी सी की है, 8 से 7 लाइन की। व्याख्या ये है कि लेखक निर्मल वर्मा ये मानते हैं कि कोई भी प्रदेश आज के इस लालची युग में अपने अलगाव से सुरक्षित नहीं रह सकता। अर्थात आज का युग लालच का युग है, इसमें कोई भी प्रदेश दूसरे से कटकर सुरक्षित नहीं है। कभी कभी किसी प्रदेश की अच्छी संपदा ही उसके लिए अभिशाप का कारण बन जाती है। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि कई बार अच्छी संपदा, जैसे मान लेते हैं उसके पास कुछ खनिज निकल आया किसी एरिया में, तो वो उसके लिए क्या होगा, वहां पे खनिज खोद मतलब फिर वहां पे खदान होगी, खुदाई होगी, तो लोगों का विस्थापन होगा। तो इसलिए जो उसकी खूबसूरती है वही उसकी बदसूरती भी बन जाती है एक टाइम के बाद। ठीक है, दिल्ली के सत्ताधारी तथा उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा नहीं छिपी है, इसीलिए वे इस लालच में इस प्रदेश पर अपार संपदा को ढूंढ निकाले हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके खुदाई करते हैं और खनिज को निकालते हैं। कहाँ पे? सिंगरौली में, दिल्ली के लोग। ठीक है ना। विस्थापन की लहर एक रिहंद बांध बनाएगा तब भी आई, इसकी वजह से हजारों गांव उजड़ गए थे। ठीक है, अर्थात रिहंद बांध की परियोजना हजारों गांव को उजड़ने का कारण बनी, जिसकी वजह से बहुत हजारों लोग और हजारों संख्या में गांव हट गए, लोगों को बसाने के लिए कोई मदद भी नहीं मिली। बस ये कुछ बात है, 2-4 लाइन आप अपनी तरफ से और भी ऐड कर सकते हो। क्या है? अब बारी आती है इसकी विशेष की। विशेष में क्या है भाई? विशेष में ये है कि खड़ी बोली व विषय अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें शैली कैसी है? विचारात्मक है, चिंतन शैली है। ठीक है, रिहंद बांध के विस्थापन समस्या का वर्णन किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिली। ठीक है भाई, आगे अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में? बोलो हाँ, यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। 14 में बेसिकली क्या है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 2 हमारे सामने है। प्रश्न है कि अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ में लेखक के द्वारा मालवा प्रदेश में होने वाली वर्षा की टिप्पणी कीजिए। यानी कि अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता, ये जो पाठ है, इसमें लेखक के द्वारा मालवा प्रदेश में जब वर्षा होती है तो वो कैसी रहती है, ये मैं बताना। ठीक है, आइए समझते हैं। तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि लेखक ने इस पाठ में मालवा प्रदेश के मौसम में, मालवा प्रदेश के मौसम, मालवा प्रदेश की ऋतुआं, नदियां, वहां के जनजीवन तथा संस्कृति का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया। मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। बेसिकली यहाँ के जो यातायात होते हैं वो ठप पड़ जाते हैं। यानी कि जब ज्यादा बारिश होती है ना, तो आप यहाँ पे यातायात से नहीं आ जा सकते हो, आने जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। और कई बार यदि बारिश होती है नॉर्मली रूप से, तो क्या होता है, गेहूं की फसल अच्छी हो जाती है, चने की फसल अच्छी होती है। लेकिन वहीं अगर ज्यादा बारिश हो गई तो सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है। ठीक है, और कई बार ये होता है कि अंदर ही अंदर नदियों में बाढ़ जाती है, जिससे कि पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, दुकानों में आदि में चला जाता है। तो ये बात है। ठीक है भाई, आ रहा समझ में? उसके बाद में लेखक के अनुसार आज ये जो उद्योग लगाने यहाँ पे जो मालवा प्रदेश है, यहाँ पे अधिक उद्योग जो लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ के मौसम पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, खास करके वर्षा ऋतु पर। क्योंकि अब वर्षा जो थी औसतन जितनी होती थी उससे भी कम हो गई है। ठीक है, तो उद्योगों ने वर्षा के कार्य को और भी कम कर दिया है। ठीक है, वर्षा की महत्वता को घटा दिया बेसिकली। ओके, तो ये है कि मालवा प्रदेश में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता के माध्यम से लेखक ने मालवा प्रदेश की बारिश की इस बारे में वर्णन किया। ठीक है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से किया? भाई ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप सभी को आता भी होगा। लेखक ने बतख मां और मानव शिशु मां की तुलना कई आधार पर की है। कुछ पक्ष रखे हैं जिसमें लेखक को दोनों में कुछ समानता दिखती है। जैसे सबसे पहले समानता दिखती है खतों से बताना। जिस प्रकार बत्तख जो होती है वो अपने पंखों को फैलाकर
अंडों को दुनिया की नजर से बचा कर रखती है, ठीक उसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों की ढाल बनकर उन्हें दुनिया के खतरों से बचाती है। ठीक है, जैसे कभी बारिश हो रही है, कोई तेज आवाज चल रही है, तो बतख क्या करती है, उन अंडों को अपने पंखों से छुपा लेती है। ठीक इसी तरीके से बच्चे की माँ होती है, शिशु माँ जो होती है, सतर्कता और कोमलता से देख रेख। जैसे बत्तख माँ अपनी पैनी नोच से सतर्कता बरतते हुए कोमलता से अंडों को अपने पंखों के अंदर रख लेती है, छुपा लेती है, जिससे कि कोई हानि ना हो। इसी तरीके से मानव माँ, शिशु माँ भी बच्चे को डांटती है और मारती भी है, लेकिन बहुत कम मारती है, और मारती तो ऐसे मारती है जैसे प्यार से मार रही हो, ताकि बच्चे को इससे नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और तीसरा क्या है, आने वाले खतरे से भागना, क्योंकि जिस तरीके से बत्तख की माँ जो होती है, इसकी निगाह सदैव कौए की तरफ रहती है कि कहीं कौआ आके उसके अंडे ना ले जाए। इसी तरीके से मानव माँ भी अपने बच्चे पर आने वाले हर एक खतरे को भांप लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से लेखक ने शिशु माँ और बत्तख माँ की तुलना यहाँ पर की है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? चलिए, तो इस तरीके से आपका ये जो पेपर था यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो ये जो है हमारा आज का हिंदी इलेक्टिव का जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर था, ये मैंने आपको कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझा दिया। फिर चाहे वो आपके क्वेश्चन आंसर हो, एमसीक्यू वाले तो ऑलरेडी मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपने करना क्या है, आपने 2 से 3 चीजें करनी है। क्या? सबसे पहले जितना हो सके, सबसे पहले जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और साथ ही शेयर तो जरूर करें अपने सभी क्लासमेट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, ताकि वो भी ज्वाइन हो सके, उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी कर सके। बाकी और भी 5 से 6 सैंपल आपके लिए और भी लाऊंगा, तो उसके लिए वीडियोस का वेट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।